बात तो मैं मन्नू जी से शुरू करूंगी और पहला सवाल मैं उनसे ये जानना चाहूँगी, सवाल क्या है ये, बहुत दिनों के बाद मित्र लोग एक मंच पर इस तरह इकट्ठे हुए हैं। मैं उनके अनुभव के बारे में जानना चाहूँगी और उनको 40 वर्ष पहले की दिल्ली की यादों में मैं ले जाना चाहती हूँ, जब वो आई थी 7वें दशक में यहाँ मिरांडा हाउस में उनकी नियुक्ति हुई। हम सब ने सुना
कि मन्नू भंडारी नाम की कथा लेखिका यहाँ आ गई हैं। मन में बड़ी इच्छा थी उनसे मिलने की। तब की दिल्ली में और अब की दिल्ली में, विशेषकर यहाँ के साहित्यिक माहौल में, मन्नू जी आपको क्या लगता है कि कितना फ़र्क आया, कैसे आया, और इसके जिसे कहें कि जो बिंदु हैं इस फ़र्क के, उन्हें आप कैसे रेखांकित करना चाहेंगी? लगभग 3 पीढ़ियाँ तब से अब तक इस क्षेत्र में आ चुकी हैं। देखिए, मैं जब आई थी उस समय यहाँ राकेश जी, कमलेश्वर जी, सत्येंद्र शरद, ये पूरा ग्रुप था हम लोगों का, जिनके बीच में हम कॉफ़ी हाउस में बैठते थे, जहाँ और भी अनेक लोग बैठते थे। उस समय मैंने देखा कि चाहे ईर्ष्या भी होती थी दो लोगों में, झड़प भी होती थी, पर सब मुख्य मुद्दा था साहित्य। यानी साहित्य के प्रति एक ऐसा रुझान या एक ऐसी ईमानदार, जिसे मैं कहती हूँ, लगन थी उन लोगों के मन में। आज ये सही बात है कि मैं उस तरह से मिलती नहीं, कॉफ़ी हाउस में जाके या लोगों से मेरा मिलना जुलना बहुत कम हो गया है, पर फिर भी जितना पढ़ के, सुन के, जान के जो पता लगता है कि आज उस समय साहित्य था, आज कुछ दूसरी चीज़ें जैसे प्रमुख हो गई हैं। अपना प्रमोशन, अपने को आगे बढ़ाने वाली, सब लोग जैसे लगे हुए हैं कि हम कहाँ पहुँच जाएं, क्या हमको मिल जाए। प्राप्ति की भावना भी बहुत ज़्यादा है। उस समय प्राप्ति की रहती थी केवल कि हम जो लिखें वो चर्चित हो, पाठकों द्वारा सराहा जाए, ये जरूर रहता था। तो ये जो अंतर आया है कि आज अपने को आगे बढ़ाना, मैं ये नहीं कहती कि सब ऐसे हैं, पर एक प्रमुख मुख्यतः ऐसा लगता है कि जैसे अपने को आगे बढ़ाना, क्या पालें, कहाँ पहुँच जाए, विदेश यात्रा हो जाए, ये हो जाए, मतलब प्राप्ति की चीज़ ज़्यादा है, जबकि वो लिख के देना ज़्यादा चाहते थे। बोलो मनु जी, आप भी कलकत्ता से आपके लेखन की शुरुआत हुई, कलकत्ता से आप जुड़ी रही हैं, मैं भी कलकत्ता से हूँ, और ये अक्सर हम कहते हैं कि मन्नू जी की देह दिल्ली में और आत्मा कलकत्ता में बसती है। तो उस समय के कलकत्ता के साहित्यिक माहौल में जब आपने लेखन की शुरुआत की तो किस तरह का आपको अनुभव हुआ? देखो, कलकत्ते में हिंदी के लिए तो कोई वो नहीं था, यानी वहाँ पे कोई हिंदी लेखक हो, वहाँ मैं कभी कॉफ़ी हाउस नहीं जाते थे, पर एक अलग बैठते थे। मतलब कलकत्ते का हिंदी का साहित्यिक माहौल बहुत सक्रिय मुझे नहीं लगा था, इसलिए तो दिल्ली आने की चटपटाहट थी। पर आपके लेखन की शुरुआत वहीं से हुई? बिल्कुल हुई, इसमें कोई शक नहीं, शुरुआत हुई। और बहुत अच्छी चीज़ें आपने वहाँ पर कहानियाँ लिखी थी। कहानियाँ लिखी? हाँ, 2 कहानी संग्रह वहाँ पर आए थे, और फिर हम 64 में यहाँ आ गए थे। पर इसीलिए यहाँ आने की छटपटाहट थी कि कलकत्ते में हिंदी साहित्य के लिए, बांग्ला साहित्य के सामने या बंगाली लेखकों के सामने विशेष करके, हिंदी के लेखकों का कोई खास वो नहीं था। पर साहित्य रचने के लिए क्या आपको अकेलापन नहीं चाहिए? और साहित्य क्या गाँवों में नहीं रचा जाता जहाँ ये गोष्ठियाँ नहीं होती? बहुत अकेली जगह पे भी रचनाकार बहुत अच्छे, बहुत बड़े रचनाकार हुए हैं, जहाँ ये गोष्ठियाँ वगैरह बिल्कुल सिरे से अनुपस्थित हैं। थे लगा दो तुम। आज की बात हो रही है ना कि आज वो स्थिति गांव में हो सकती, मैं नहीं कहती, मैं दिल्ली की वही ने कहा ना कि दिल्ली में आप आई और आज की दिल्ली में क्या अंतर है। दोनों बातों में फर्क भी करना चाहिए। मतलब एक तो लेखन की प्रक्रिया है, लिखने का समय जब आपको एकांत चाहिए, पर बाकी जीवन के साथ जो संपर्क है, अनुभव का क्षेत्र, जीवंतता, अनुभव का जो संचयन है, लोगों के बिना मुश्किल है। कहाँ गांव भर में होना, मेरा ख्याल है अकेलेपन में होना नहीं होता, एक दूसरे किस्म की दुनिया होती है। इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि प्रेरणा के लिए या लेखन के लिए बहुत गोष्ठियों की जरूरत नहीं है, आपके सरोकारों की जरूरत है। आप अपने आसपास के लोगों के साथ, आप सरोकारों को कहाँ डिस्कस करेंगे? सरोकारों पे आप चर्चा करते हैं, अपने मन में सरोकार नहीं रखते हैं, उन सरोकारों पे आप 4 जनों के बीच में बैठ के चर्चा करते हैं, बहस होती है, तब कहीं वो लिखने की बिंदु तक लेते हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ जो आपसे भी पूछा था, वो ये कि ये जो 60-65 से ऊपर की महिलाएं हैं, इनको स्त्री विमर्श से इतनी चिढ़ क्यों? ये किसने कह दिया कि चिढ़ है? मतलब ये कि एक सेकंड कि वो, अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम
स्त्रीवादी लेख का हो, तो तुम्हें इससे आपत्ति क्या? नहीं नहीं, मुझे देखिए चिड़ विड़ कुछ नहीं है। मेरी रचनाओं में आप देखिए, आपका स्त्रीवाद बहुत जगह मिल जाएगा कि जहाँ पे स्त्री ये जो स्त्री सुबोधनी कहानी स्त्रीवाद का ही वो एक तरह से करतूते मर्दा स्त्रीवाद का ही है। बहुत सारी और शुरू की कहानियाँ हैं जो हैं। मेरा अपना जीवन भी स्त्रीवाद का ही है, उसमें भी कोई वो नहीं है। उसका झंडा लेके घूमना स्त्री विमर्श उसके नाम पे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन जरूरी है, ये है, इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती तो नहीं कहती। नहीं, आपने कहा 60 से ऊपर की महिलाओं में स्त्री विमर्श के प्रति, मैं 60 से ऊपर की हूँ और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं स्त्रीवादी हूँ, स्त्री विमर्श की बात करती हूँ। 60 को उस एग्जैक्ट उस तरह मत लो। मैं कहना चाहता हूँ कि जो पुरानी रोमांटिक मानसिकता की महिलाएं हैं, वो अब जैसे मन्नू वाली बात मैं पूरी करूँ, एक सेकंड जरा सा निर्मला जी। मन्नू की रचनाओं में हर जगह वो सब कुछ है जो स्त्री विमर्श में है, यानी स्त्री की अस्मिता, स्त्री की पहचान, स्त्री का अपने व्यक्तित्व का असर्शन, अपने फैसले लेने की क्षमता या कोशिश, ये सारी चीज़ें जो हम स्त्री विमर्श में जोड़ते हैं वो सब कुछ है ना, अपना निर्णय लेने की। दिक्कत क्या है कि जैसे कभी किसी ने कहा है कि संघर्ष मार्क्स से पहले भी होते थे, सैकड़ों हजारों सालों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष चलते रहे हैं, लोग शोषण के खिलाफ लड़ते रहे हैं। सब मार्क्स ने सिर्फ ये किया कि उनको एक सैद्धांतिकरण दिया, उसने सिद्धांत बना दिया। तो अगर शोषण के खिलाफ लड़ने वाले को मार्क्सिस्ट कहने में कोई शर्म या कोई संकोच नहीं है, तो स्त्री विमर्श के सारे इंग्रेडिएंट्स और सारे तत्व लेने के बावजूद ये कहना कि हम स्त्रीवादी नहीं हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्त्रीवाद के साथ अन्याय है। नहीं, इसकी मैं वजह बताती हूँ कि क्यों कहते हैं लोग कि हम स्त्रीवादी नहीं हैं। वो जब ये कहते हैं कि हम मानवतावादी हैं, स्त्रीवादी नहीं हैं, उन्हें ये लगता है कि मानवतावादी कहने से हम अपने को बड़े लेवल पर जोड़ सकते हैं और स्त्रीवादी कहना हमें संकुचित करता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप अगर स्त्रीवादी नहीं हैं तो आप मानवतावादी भी नहीं हैं। सवाल मूल्यांकन का है, एक सूडो स्त्रीवाद है, एक वास्तविक स्त्रीवाद है। इसको यूं मैं कहूं, बिल्कुल सही तो बात। ये हमको अगर चला रहा है तो आप बात कहिए ना, सूडो स्त्रीवाद वो है जो हंस चला रहा है अलग अलग तरह के नारे दे के स्त्रीवाद के नाम पे। अच्छा मन्नू जी, आपसे एक सवाल मैं पूछती हूँ। स्त्री रचनाकार भी हैं और पुरुष रचनाकार भी हैं। दोनों रचनाकारों की अगर आप एक तरह से प्राथमिकताएं देखें तो क्या हैं? क्या प्राथमिकताएं लेखन मतलब में? जीवन में लेखन तो वो दोनों कर रहे हैं, पर जीवन में उनकी प्राथमिकताओं में कोई फर्क आपको दिखाई देता है? हाँ, बहुत फर्क। मैं तो अनुभव से ये बात कह सकती हूँ। अपने अनुभव से बताइए। देखिए, मेरी प्राथमिकता थी मेरी बेटी, उसके बाद मेरा कॉलेज, मेरी नौकरी, मेरी छात्राएं, उसके बाद घर गृहस्थी परिवार, मतलब उसके बाद बचे समय में मैं लिखती थी। तब मेरा लेखन सबसे अंत में आता था। और राजेन के लिए सबसे प्रमुख चीज़ थी लेखन। ये सारी चीज़ों की मैं इनकी कीमत पर मैंने लेखन नहीं किया, ना बेटी, ना नौकरी, ना, क्योंकि अगर नौकरी की तो छात्राओं के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, अगर घर बसाया तो घर के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। तो इनकी कीमत पर नहीं, इन सब के बाद जो बचा हुआ समय उससे मैंने लेखन किया। सही काम नहीं लगता है मुझे कई बार कि मेरे लेखन को ज़्यादा मुझे वो देना चाहिए था, लेकिन इनके लिए इनके लिए लेखन, जब इनको लिखना है सब चीज़ें छोड़ के बिना एक मिनट भी सोचे कि पीछे क्या होगा, ये चले जाते थे। और ऐसे और भी पुरुष होंगे, यही नहीं, मतलब पुरुष अधिकांशतः है, पर ऐसे पुरुष भी हैं जो इन सारी जिम्मेदारियों को निभा के लिखा है जिन्होंने, ऐसे पुरुष हैं। यानी पुरुष के लिए लेखन पहले नंबर पर आता है, स्त्री के लिए आखिरी नंबर पे आता है। लेकिन सब रचनाकारों के लिए नहीं है, सब तो हो सकता है कुछ महिला रचनाकार ऐसे भी, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। मन्नू के जैसे उपन्यासों में मैंने जैसा कहीं लिखा है कि दोनों उपन्यासों का मूल विषय असुरक्षा है। आपका बंटी बच्चा है, उसकी असुरक्षा से वो उपन्यास बना गया है ना, और वो कहीं शायद शकुन का भी असुरक्षा है। यही चीज एक राजनीतिक स्थिति में कब क्या हो जाए, इस असुरक्षा के बीच
महाभोज लिखा गया कि यानी राजनीति इतनी ज़्यादा विकट और अमानवीय है कि वहाँ मनुष्य शायद सुरक्षित नहीं है। इन दोनों के पीछे ये असुरक्षा है। बल्कि मैं इसको थोड़ा इसको- दूसरे ढंग से रखना हाँ। चाहूँ कि दोनों के बीच में कॉमन थ्रेड अगर आप ढूंढना चाहते हैं, आपका बंटी और वो, तो जैसे बंटी जिसकी सब चर्चा करते हैं, सब बड़ा अपना गहरा कंसर्न दिखा रहे हैं, पर वो बच्चा कितना अपने को अकेला और दुखी पाता है। हाँ हाँ ठीक इसी तरह से यहाँ पे वो निम्न वर्ग जो है, दलित है, जो भी है, सारे जो सत्तारूढ़ हैं वो भी, विपक्षी भी उन्हीं का गाना गा रहे हैं, उन्हीं की चिंता में वो भाषण दिए जा रहे हैं, और वो कौन सी गृह उद्योग योजना चलाते हैं, ये करते हैं, उसकी बाप से उसका विमोचन कराते हैं, उसकी, लेकिन वही सबसे ज़्यादा उपेक्षित और दुखी है। पर दोनों कॉमन थ्रेड ये है। देखो इसको हाँ, एक बार असल में राजन जी खुद ही भूल रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ को एक बार सूत्रात्मक तरीके से कहा था। आपके लेखन में जो केंद्रीय जो एक सूत्र है उसकी तरह कि परिस्थितियों में जो सबसे ज़्यादा निरीह है और निरपराध है, वही सबसे ज़्यादा दंडित हो रहा है। दंडित हो रहा है। एक अंग्रेजी में मैंने एक उदाहरण पढ़ा था कि ब्यूटीफुल पिक्चर्स आर ऑलवेज डेवलप्ड इन अ डार्क रूम, सो इफ़ यू सी डार्कनेस इन योर लाइफ, अज्यूम दैट ब्यूटीफुल पिक्चर्स आर इन द मेकिंग। आपने अपने जीवन में जिस तरह के भावनात्मक आघातों से आप गुजरी और उसके बाद आपने एक से एक उन्हीं घटनाओं को लेकर बड़े व्यंग्यात्मक और मजाहिया लहजे में स्त्री सुबोधिनी, करतूते मर्दा कैसे लिखी। यानी जीवन में जो घटनाएं त्रासदी देती हैं वो रचना में इस तरह का व्यंग कैसे पैदा करती हैं। अरे सुधा, तुम तो खुद कहानियाँ लिखती हो, तुम सोचती कि जीवन में अगर त्रासदी है तो रचनाओं में भी त्रासदी हो, उसका होती कोई है। भी नहीं, इसी रूप में क्यों लिखा जाए, उस पर व्यंग भी तो किया जा सकता है। व्यंग से प्रहार नहीं होता है क्या? नहीं होता है, पर वो तो फिर- उसके लिए साधना पड़ता है अपने को। नहीं तो आपने तत्काल कैसे साधा? नहीं, मुझे लिखते समय मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मैं इसको उतनी यानी आंसू भाव ढंग से लिखूं उस कहानी को। बिल्कुल ही यानी जैसे स्त्री सुबोधिनी कहानी को लोग हंसी की, यानी हास्य, किसने अभी कोई एक पत्र आया था, क्या आया था, मैंने कहा कि ये हास्य के पीछे छिपा हुआ व्यंग, हाँ शायद किसी ने उमा शर्मा साक्षात ने- में- उमा हाँ, शर्मा ने। साक्षात्कार में पूछा था। मैंने कहा आपको हास्य दिखाई देता है, हास्य के पीछे छिपा हुआ व्यंग नहीं, असली चीज तो वो व्यंग है जो सारी स्थिति पे किया गया है। नहीं, ये व्यंग की स्थिति मेरा ख्याल है जब आप उस घटना के से दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं तब। जब हाँ, उसे अलग हो देखते जाते हैं। तो मैं तो बिल्कुल, यानी मैं लिखते समय उन चीज़ों में इन्वॉल्व होती नहीं हूँ, जीवन से यानी उस समय मैं इतनी तटस्थ हो जाती, उन सब बातों को मेरे ऊपर कुछ नहीं। तुमको कोई ऐसी कहानी नहीं मिलेगी जो कि अपनी व्यक्तिगत त्रासदी को व्यक्त करने वाली, शायद ही मिले मेरे ख्याल से। नहीं वही वो एक खास एक खूबी है मन्नू उससे- जी की नहीं, कि वो इस जितने- तटस्थता जितने को साध सफल- लेती हैं। जितने सफल कहानीकार हैं, जितने सफल कथाकार हैं, अपने आप को सीधे अनुभव से जब तक अलग करके काट दूरी के, नहीं बिल्कुल। बनाएंगे, ऑब्जेक्टिविटी जब तक नहीं साधेंगे तब तक पर सफल निर्मला जी रचना कहते हैं नहीं उसके लिए काफी लंबे समय की नहीं, जरूरत होती जरूरी है, नहीं। गैप देखो, की मैंने- जरूरत ना, होती है। मानसिक- सुधा, मैं एक बात बताऊं, इसीलिए तुम देखोगी मैंने एक जगह लिखा भी है कि मुझे घटना घटने और लिखने के पीछे लंबा एक यानी गैप चाहिए, समय का गैप। आज घटना घटी, कल मैं लिख दूं, वो तो अखबार नवीसी हुई कि अखबार वाले करते हैं ऐसा काम कि आज घटना घटी, कल अखबार में खबर आ गई। मुझे एक लंबा गैप चाहिए, उस गैप में मैं अपने को तटस्थ भी बनाती हूँ और उस घटना को और बड़े व्यापक संदर्भ के साथ जोड़ने की भी कोशिश करती हूँ, तब फिर मैं लिखती हूँ। ये मेरी ये उसमें मेरा ख्याल है रचना प्रक्रिया पर है, क्योंकि मंत्र को तो रोज लिखता था, है ना। और हाँ, बड़ी मैं अपनी खूबसूरत बात- वैसे कहानियां भी लिखी। रचनाकार हैं, सही बात है। हाँ, ऐसे रचनाकार भी हैं। ऐसे ये जैसे जो रोज रोज लिखते अभ्यास थे, वर्ष क्या वो जैसे रोज वाला जगत अपनी लाल घटना नागर, पे, रोज की भगवती घटना पे चरण नहीं लिखते अनुभवों होंगे? के ढाई जिस पर तीन भी घंटा। लिखते हैं। हाँ, लिखते नहीं, जैसे नहीं, अरमान नहीं। मान लीजिए आज मैं फर्क जल्दी, है। मैंने 2 संग्रह की कहानियां रोज रोज बैठ के भी लिखी है, यानी बैठे और कहानी लिख दी। पर वो घटना घटे काफी दिन। मैं अजमेर के जो पात्र थे, अजमेर की जो स्थितियाँ थी, उनको मैंने अपने पहले कहानी संग्रह में, तब लिखना इतना आसान था ना, बैठे और कहानी लिख दी, 4 दिन का गैप हुआ, बैठे और कहानी लिख दी। पर वो अजमेर, वो ये गैप तो बहुत हो गया था ना,
पर मैं मंटू जी- अनुभव और लेखन के बीच के गैप हाँ, की नहीं, बात वो कर तो रही सही हूँ। है। आप लिख रोज सक रहे हैं, नहीं, पर पुरानी घटनाएं पर लिख रहे हैं। हाँ, वो भी ऐसा है। भी नहीं है, बहुत तात्कालिक भी लिखी है उसने। कोई फूल दो जैसे वगैरह भी तो उस जमाने दंगे वंगे जो हो रहे थे उसी उसी शोभा दौरान टैक्सी ने लिखी सब, हुई। हम्म, है ना। हाँ वो लिखी है, अलग मैं अलग ये नहीं लोगों कहती, की। मैं देखिए अपनी राजेंद्र बात जी, कह क्या रही आप हूँ। दोनों में फर्क नहीं करेंगे? एक वो घटना जिससे आप, जिसका अनुभव आपको खुद एक निजी व्यक्तिगत स्तर पर हो रहा है, और एक ऐसी घटना जिसमें आप प्रेक्षक हैं, आप दूर से देख रहे हैं हाँ, उसको। ये हो सकता है। ये बहुत सही बात ये है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। इन्वॉल्वमेंट, अगर निजता आपकी, आपका व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट उस पर घटना में पढ़ने नहीं है वालों तो, क्या मतलब? हाँ, पढ़ने वाले को इससे इससे कोई मतलब नहीं, मैं ये नहीं कहती पढ़ने वाले को नहीं, सुधा यहाँ तो रचना रचना की प्रक्रिया बात की है। यहाँ हाँ, रचना की बात सुधा ने पूछा इसलिए मैं बता रही हूँ कि मुझे एक गैप चाहिए। उस गैप में मैं अपने को बहुत तटस्थ भी बना लेती हूँ और उसको मैं अपने तक नहीं रहने देती हूँ। उस घटना को एक और लोगों के, अनेक व्यापक संदर्भ, यानी कई लोगों की ऐसी घटना है। तब कई कहानियाँ ऐसी हैं कि जैसे मैंने लिखी असामयिक मृत्यु, इतने पत्र मुझे मिले, अरे हमारे जीवन में भी ऐसे, यानी बहुत लोग अपने साथ जोड़ सकते हैं, तादाद में हो जाता है उनका। आपकी सभी कहानियों के साथ खूबी यही है कि पाठक बहुत जल्दी तादाद पाठक में का कर लेता है, तादाद में होता है। हो जाता है पाठकों का। ना भाषा और अड़े उसके आती लिए है, ना उसके कथन। लिए जो निर्मला जी ने पहले सवाल किया कि कलावादी और प्रयोगशीलता, वो सब शायद अगर होती तो वो नहीं। इतनी जल्दी इतना सीधा अधूरा- तादाद में ये- नहीं ये हो जो पाता। तुम्हारा अधूरा उपन्यास है, इसके बारे में क्या कहना? कुछ कहना जी, चाहते मैं हो? ये पूछना तो मैं चाहती थी। सोचती हूँ कि जब लिख जाएगा तभी, पहले क्या कहूँ, लिख जाएगा तब बताऊंगी। पर इतना है कि ये बिल्कुल, इसकी थीम जो है इन दोनों उपन्यासों से अलग थी, बिल्कुल अलग है। अब भीतर से कोई कॉमन थ्रेड निकले तो बात दूसरी है लिखने के बाद। पर मैंने अर्चना को जब आई थी तो मैंने इसको सुनाया था सबसे पहले कि मैंने ये लिखा है। और उस समय मैं बहुत शारीरिक उससे न्यूरोल जैसे ट्रस्ट से, मैंने कहा पता नहीं मैं जिंदा आपको, रहूंगी। हाँ, आपको याद तो है मैंने क्या मुझे तो कहा था कि मैं मरने नहीं दूंगी, आप पहले ही उपन्यास पूरा करिए, उसके पहले मैं आपको मरने नहीं दूंगी मन्नू जी। तो वो लिखना है, पर वो सब मेरा ख्याल है अर्चना का वो कहना अब भी सही है। अब तो मैं मरने वाली नहीं हूँ, अभी तो बच गई हूँ, पर वो नहीं, लिख आप जाए। बची ही रहेंगी, उपन्यास पूरा होगा ऐसा हम मान के चलते हैं। एक अधूरी- उपन्यास क्यों, मेरा ख्याल है आपके पास 2-3 ड्राफ्ट। नहीं, नहीं, दो वो उपन्यास तो खत्म तो हैं। हट गया। देखिए वो जो अच्छा। एक 74 में शायद कसौली से लिखा था, वो तो अब निकाल ही दिया। ये बताओ, तुम्हें इस दौरान टोटल उसमें कभी किसी लेखक, लेखिका या किताब ने प्रभावित किया? याद नहीं आ रहा। एक तो मैं आपको सच बात बताऊं कि इधर जो आँख ने भी, यानी सेडेटिव से आँखों, पढ़ना भी मेरा, आँख के ऊपर जो असर हुआ तो है, अधूर हो रहा है। तो मैं पढ़ना भी मेरा बहुत कम हो गया है। और अभी तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पा रही हूँ 3-4 महीने से। तो पत्रिकाएं आती हैं, रख देती हूँ, किताब तो कोई पढ़ी नहीं। अब जैसे टॉलस्टॉय की बीवी की वो डायरी आई है, वो रखी हुई इतना संभाल के, मैं इतना पढ़ना चाह रही हूँ उसको, बैठती हूँ लेकिन नहीं पढ़ पाती हूँ, रख देती हूँ। तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती कि जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया हो। नहीं, अभी छोड़ो, पहले पहले- 10 साल, 20 साल पहले। पिछले वर्षों में 10 साल 20 साल एक के व्यक्ति दौरान। का नाम मैं शायद न ले पाऊँ। कभी किसी की कोई रचना बहुत अच्छी लगी, कभी किसी की कोई रचना जैसे कुछ रचनाओं के नाम। नहीं। उस समय की कहानियों में मुझे बहुत, ये इन लोगों में से कईयों की कहानियाँ बहुत अच्छी लगी थी। उपन्यास, कोई दूसरी किताब? उपन्यास तो अभी याददाश्त की जो हालत है वो मुश्किल है कहना। मेरा ख्याल है कि तुम सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करती थी मनोज श्याम जोशी को। हाँ, उसकी मुझे उसकी उसमें- भाषा, उसका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसमें कोई उसकी वजह शायद एक ये भी थी कि वो अजमेर का था। अजमेरवाद नहीं, अजमेरवाद बिल्कुल नहीं नहीं, था। मेरा ख्याल है अजमेरवाद, कलकत्तावाद, दिल्लीवाद ऐसी कोई चीज है कोई ही नहीं चीज़ मुसलमानों की नहीं, बनावट। बिल्कुल नहीं है। पर मैं सोचती हूँ आप लोग भी शायद मनोज श्याम जोशी नहीं, के- उसमें एक खास तरह का जो नहीं, नहीं, खिलौनापन था, वो प्रयोग ह्यूमर खास और तरह का। ह्यूमर बहुत ह्यूमर होता था। और एक बिल्कुल कुछ नया सा भाषा भी एंगल उसकी से एक जैसे अपने सारी ढंग की चीज़ों भाषा में वो अलग अपनी चीज तरीके कहता से। था। भाषा को कैसे इस्तेमाल किया जाता है इस कला में, आपको बेजोड़ अपनी कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगती है या रचना? ये भी बहुत मुश्किल है बताना। पर वैसे कई बार ऐसा होता है कि जो आपको बहुत यश दे वो कहानी आपको भी अच्छी लगने लगती है। कौन सी तो कहानी? उस दौरान जैसे यही सच है, इतना इतना फिल्म भी बनी और इतने संकलन में को उसमें इसमें उसमें
पर मुझे यही सच है, कभी उतनी अच्छी कहानी नहीं लगी, बहुत साफ बात है। और ठीक है, पर त्रिशंकु मुझे खुद भी अच्छी लगी। अगर त्रिशंकु से यश मिला तो मुझे भी वो कहानी अच्छी लगी। त्रिशंकु कहानी मुझे अच्छी लगी। सारा एक जो घिसा पिटा सवाल है वो ये कि अगर तुम्हारा सारा साहित्य नष्ट कर दिया जाए और तुमसे कहा जाए कि एक चीज बचा लो, वो क्या बचाओगे? बस नष्ट ही नहीं होने दूंगी। वो तो अलग बात है, पर मान लो। नहीं, कौन कर ही नहीं चुनने सकता के है। लिए मतलब चुनने कि के लिए। सबसे प्रिय वही रचना। मैं कह वो रही हूँ बात ना, वही घुमा कर आ गई कि त्रिशंकु। सबसे वही प्रिय वाली बात है, रचना। सबसे वही तो है ना कि जैसे कहानियों में त्रिशंकु और उपन्यास में मैं महाभूत। शायद अब शायद महाभोज महाभूत महाभूत बंटी नहीं, दोनों हैं मेरे लिए। हाँ, पर लेकिन इधर मुझे महाभूत बंटी बड़ा हो गया होगा ना। बंटी सचमुच बंटी बड़ा हो अब गया, क्या? लेकिन बंटी इतने ज्यादा हो गए हैं आजकल हाँ कि कि उस वक्त पूरे भी तीन समाज चार को बंटी उस तो वक्त थे दिमाग बहुत में। कम थे, आज बहुत ज्यादा पूरे है। समाज के परिवारों बंटियों के को तो थे। बचाने का सवाल है अब तो। उनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई और उनकी समस्याएं इतनी लिखा- कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। लिखा जब भी तीन तो थे ही, 3 परिवार के बंटी थे जो जुड़ के एक बंटी बना, और वो बंटी भी एक सोशल प्रॉब्लम की तरह प्रोजेक्ट किया गया, बस जैसे ये हुआ। तो मेरी इस दोनों रचनाओं की बात, एक बात मैं बताऊं जो एक खासियत है दोनों दुकान की, बंद हो कि गई ये शायद। अभी आने वाले कई सालों तक जैसे राजनीति का रूप और भ्रष्ट से भ्रष्टर होता चला जाएगा और बंटी की संख्या बढ़ती चली जाएगी। इसलिए ये दोनों उपन्यास थोड़े से रिलेवेंट रहेंगे। इसीलिए अपने कहते हैं समय समय से आगे के उपन्यास। में। आगे के चाहे न हो, पर आगे तक चलने वाले नहीं, हैं। अब Basic आपको क्या ये नहीं लगता कि बंटी की समस्या अब इतनी सहज हो गई है कि हर दूसरे घर में एक बंटी मौजूद है, हाँ। एक से ज्यादा, तो अब लोगों को शायद ये समस्या ही नहीं लगती। नहीं समस्या लोगों तो को है, लगती ऐसी बात नहीं, उस है नहीं, समस्या है। बहुत जो जबरदस्त माने- बच्चों की दृष्टि से देखिए तो हाँ, बच्चे बच्चों तो की हाँ। दृष्टि से तो समस्या बहुत है। बहुत बड़ी गो के समस्या है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो बच्चे भी अब इसे बड़ी अनहोनी नहीं मानते हैं। हाँ, वो शुरू से अगर आप बच्चों हाँ। को इस तरह से पाले कि कभी ऐसी स्थिति से गुजरना पड़े तो एक उसको सहज रूप में लेना सीखें। नहीं, अपने चारों शकुन तरफ की देखते जो हैं फिर सबसे अपनी बड़ी क्लास में भी गलती वो थी- कोई अकेले इकलौते ऐसे नहीं रह गए कि हम ही हैं और कैसे हम बताएं, या अचानक मदर का सरनेम बदल गया, दूसरा विवाह, और बच्चा अपना सरनेम कैसे कहे कि अब हम ये नहीं, अब हम ये ये हो गए। बहुत संकोच ये का सब विषय चीजें है, नहीं बहुत रह उसमें गई। नहीं नहीं, हाँ। शकुन की जो सबसे बड़ी गलती थी, उसने बंटी को हस्बैंड का सब्स्टिट्यूट बना लिया। चिपका के सोना, ये करना, वो हस्बैंड शायद उसके तिल पे हाथ फेरता था तो वो उसकी उंगली लेके अपने तिल पे पड़ा रही है, ऐसे 2 एक वर्णन है। यानी इतना चिपका के रखा कि वो माँ को छोड़ नहीं सकता था। माँ के और उसके बीच में कोई और आए इस चीज को बर्दाश्त। आप शुरू से बच्चे को एक सहज ढंग से पालिए, एक नॉर्मल ढंग से पालिए कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो वो उसको, फिर भी मानसिक उससे गुजरते हैं बच्चे जब ऐसी स्थिति हाँ आ हाँ, जाए। एक ट्रॉमा काल होता की है। तो एक हाँ। ट्रॉमा है। हाँ, और बिल्कुल है, और वो संख्या मतलब उस उसकी पीढ़ी बढ़ती की जा रही है। मतलब अब स्त्रियां भी उस तरह से उस चीज को लेकर के उतना ट्रॉमेटाइज्ड नहीं होती हैं कि मैं रिजेक्टेड या इस तरह की जो चीजें। अगर इस समय आप तय करें कि नए सिरे से आपको कुछ लिखना है तो आपको कैसी थीम आकर्षित करेगी? सो देखिए, जो वातावरण है चारों तरफ, उपभोक्तावाद, बाजारवाद, अधीरता, एक रैट रेस में सब प्रतिस्पर्धा, ये सारा जो वातावरण, ये और जो एक कुल मिला के पूरा रैट समाज है रेस वाला जो सुरक्षित। प्रतिस्पर्धा, आगे बढ़ने की जो एक हवस, हम ये पाले, यहाँ चली जाएं, ये करें। मजबूरी है, हवस नहीं है। नहीं, नहीं, स्थिति मजबूरी की नहीं मजबूरी है है। नहीं भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं आप इसको पीछे मजबूरी- पिछड़ जाएंगे। नहीं, एक हद के नहीं, बाद नहीं, तो फिर हवस पिछड़ना ही सवाल है। ये हवस पिछड़ना है, किसको मजबूरी तो माने? नहीं है। पिछड़ना क्या पिछड़ना होता है? क्या विकास होता है? का अर्थ, पिछड़ना हाँ, क्या होता है? हाँ। ये जो हवस है कि क्या पालें, कहाँ पहुँच जाएं, क्या कर लें, और उसके लिए सारे वो अपना रहे हैं, ये चीजें। नहीं, पर अब आप देखिए- किस चीज पे लिखना चाहते हैं? आपको क्या चीज सबसे ज्यादा आंदोलित करती है इस समय? अभी तो पहले अधूरा अधूरा उपन्यास पूरा कर लो, उसमें कुछ चीजें, कुछ हिस्से, कुछ ऐसी चीजें आएंगी जरूर। जिसका संबंध हाँ, बिल्कुल थोड़ा इन चीजों से होगा, हाँ, जो पर हाँ, जो अधिक नहीं। सामयिक। हाँ 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 हाँ। एक बताओ कि आज जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें कौन सा लेखक या लेखिका तुम्हें ज्यादा पसंद है मेरे सिवा? नापसंदगी से शुरू की। नहीं, देखिए, मुझे राजी की शुरू की 2 संकलन की कहानियाँ बहुत अच्छी लगी थी। अंधे मोड़ से आगे, और क्या एक दूसरी- तीसरी हथेली। तीसरी हथेली। इन दोनों की कहानियाँ बड़ी फ्रेश,
बड़ी नए ढंग से, इतनी सेंसिटिव, राजी का लेखन सेंसिटिव बहुत, राजी सेंसिटिव बहुत है, चीज़ों को बड़े उससे पकड़ने वाली। बस जरा सा अगर वो उसने बाद में, अगर जैसे मैंने कई पाठकों से भी सुना, पढ़ने वाला से, भाषा को लेके थोड़ी सी भाषा सहज कर दीजिए, भाषा रुकावट नहीं बननी चाहिए। पाठक और लेखक के बीच में अगर भाषा रुकावट बने तो मुश्किल हो जाती है। इतनी ट्रांसपेरेंट भाषा होना कि कथ्य से जोड़ दे पाठक को, जाहिर है आपसे तो बहुत ही फर्क है वो। हाँ, तो वरना जो जिसकी सेंसिटिव होकर वो लिख सकती है, मुश्किल मेरे ख्याल से महिलाओं में। मेरे ख्याल है हम लोगों ने एक बहुत बड़ा वृत्त बातचीत का घेरा और मन्नू जी की सृजन प्रक्रिया के भीतर से गुजरे, उनके अनुभवों से गुजरे, उनकी पसंद नापसंद से गुजरे। इस चर्चा में भाग लेने के लिए सुधा जी, अर्चना जी, राजेंद्र जी और मन्नू जी, सबके अपने प्रति हम लोग बहुत और निर्मला जी, सब सबके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं।